Hello everyone. Today we are going to start with second part of external aid to interpretation. इसका पहला वीडियो डल चुका है और आज हम सेकंड पार्ट में जो कवर करने वाले हैं वो है स्टैट्यूट्स इन पेरीमेट्रिया। इसका मतलब होता है कि ऐसा लीगल प्रिंसिपल जहाँ पे बहुत सारे जो कानून होते हैं जो एक ही विषय से संबंधित हैं उनको एक साथ इंटरप्रेट कर दिया जाता है ताकि जो कंसिस्टेंसी है एक दूसरे के साथ उन कानूनों की वो बनी रहे। इट रेफर्स टू लीगल प्रिंसिपल वेयर मल्टीपल स्टैट्यूट्स डीलिंग विद द सेम सब्जेक्ट मैटर आर इंटरप्रेटेड टुगेदर, essentially meaning they should be construed consistently with each other to avoid any contradiction. Key points जो इसके हैं that are subject matter of different statutes should be same, aims to avoid conflict between statute, इसका उद्देश्य होता है कि कानूनों के बीच में झगड़ा ना हो अर्थात कोई भी कानून एक दूसरे से कम ना दिखाई दे। इट इज़ एन एक्सटर्नल एड, ये एक बाहरी सहायता है। केस लॉज थोड़े से देख लीजिए। पहला है राजेश दास वर्सेस तमिलनाडु स्टेट ह्यूमन राइट्स। दिस केस हेल्ड दैट द प्रोविजंस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 आर इन पेरीमेट्रिया टू द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो इसके अंतर्गत जो प्रोविजंस थे ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के उनको पेरीमेट्रिया यानी कि सहायक या समकक्ष बता दिया गया था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के रूल्स या कानूनों के द्वारा। तो इससे ये सारे ही कानून सरवाइव कर गए। दूसरा है प्रभुदास दामोदर कोटेचा एंड अदर्स वर्सेस श्रीमती मनहर बाला जयराम and others. This case held that the Rent Act and PSCC यानी कि Presidency Small Cause Courts Act in 1882 का, तो PSCC एक्ट जो है आर इन पेरीमेट्रिया स्टैट्यूट्स। तो ये दोनों ही जो एक्ट्स थे वो एक दूसरे के पेरीमेट्रिया थे। इन दोनों को ही जीवित रखा गया इसके माध्यम से, किसी को भी कम नहीं किया गया, किसी की वैलिडिटी को इनवैलिडेट नहीं किया गया इस केस के द्वारा। फिर हमारा नेक्स्ट एक्सटर्नल एड है पार्लियामेंट्री हिस्ट्री। इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सटर्नल एड एज टू इंटरप्रेट स्टैट्यूट्स। इट इंक्लूड्स द डॉक्यूमेंट्स क्रिएटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एनैक्टिंग अ लॉ सच एज डिबेट्स, कमेटी रिपोर्ट्स, अमेंडमेंट्स, स्टेटमेंट ऑफ रीजन्स, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ बिल। तो पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में जो इंटरप्रेट करते समय जो भी कार्रवाइयाँ होती, जो भी डिबेट्स होती हैं नेताओं के बीच में, कमेटी रिपोर्ट्स बनती हैं, कुछ अमेंडमेंट आते हैं, कोई कारण दिया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ रीज़न होता है, जो प्रारूप होता है बिल का ओरिजिनल वाला, ये सारी चीज़ें जो है पार्लियामेंट्री हिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं। क्यों इस्तेमाल किया जाता है इसको? To resolve ambiguities in law, to provide a basic content for the law, to interpret statutes। तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं, जो ambiguities का मतलब होता है कोई confusion हो लॉ में तो उसको रिजॉल्व करने के लिए, to provide a base content, एकदम जो अंडरलाइंग लॉ होता है उसको प्रोवाइड करने के लिए, और अंततः स्टैट्यूट्स को इंटरप्रेट करने के लिए यानी कानूनों का निर्वचन करने के लिए, जो कि हमारा सब्जेक्ट ही है। केस लॉ इसमें RV शिवपुरी का है, जिसके अंतर्गत द कोर्ट यूज्ड रिपोर्ट्स ऑफ लॉ कमीशन टू अंडरस्टैंड द लेजिस्लेशन। तो कोर्ट ने लॉ कमीशन की रिपोर्ट का इस्तेमाल किया ताकि कानून को समझा जा सके। ये 1986 का केस है। अ मैन वॉज कन्विक्टेड ऑफ अटेम्प्टिंग to deal drugs even though the package he thought contained illegal substances was actually snuff.
यानी हार्मलेस। दैट इज़ द क्राइम वॉज इम्पॉसिबल टू कंप्लीट। तो इसमें एक आदमी था जो ड्रग्स डील करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि जब वो पकड़ा गया तो पाया गया कि वो ड्रग्स डील कर रहा था, लेकिन वो खुद ये सोच रहा था, यानी उसको खुद ये पता नहीं था कि जो पैकेट वो ले जा रहा है उसमें कोई ड्रग्स जैसा कोई सब्सटेंस भी है। एक्चुअली जो उसमें सब्सटेंस है उसको लग रहा था कि ये तो हार्मलेस है, और इसीलिए जो क्राइम था वो इम्पॉसिबल टू कंप्लीट था। तो जब किसी व्यक्ति को यही नहीं पता था कि मैं जो डब्बा लेके जा रहा हूँ उसमें ड्रग्स है ही नहीं, या ड्रग्स है, उसको पता नहीं था कि उसमें ड्रग्स है, तो फिर उसके हिसाब से तो वो क्राइम वो संभव ही नहीं था। लेकिन जो लीगल प्रिंसिपल इस केस में निकल के आया वो कहता था कि दिस केस इस्टेब्लिश द प्रिंसिपल दैट अ पर्सन कैन बी कन्विक्टेड ऑफ अटेम्प्टिंग अ क्राइम इवन इफ़ द क्राइम वॉज इम्पॉसिबल टू कंप्लीट। तो केस ने ये इस्टेब्लिश किया कि भैया कोई भी व्यक्ति कन्विक्ट किया जा सकता है किसी क्राइम को करने के लिए, भले ही उसके अनुसार वो क्राइम तो हो ही नहीं सकता था या होना संभव ही नहीं था, as long as they had the necessity intent and took that were more than preparatory। जब तक कि उस व्यक्ति के द्वारा जो कि ऐसा सोच रहा है कि मैं तो कर ही नहीं सकता ये क्राइम, नेसेसरी इंटेंशन ना हो और कोई प्रिपरेटरी स्टेप्स उसने ना लिए हो उस क्राइम को करने के लिए। तो इस केस में आर.वी. शिवपुरी के केस में इसको पनिश किया गया था। भले ही कोर्ट ने कहा कि आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन आपने क्राइम तो किया है तो इसलिए कन्विक्शन तो होगा। फिर आइए फॉरेन जजमेंट, जो कि एक्सटर्नल एड की कैटेगरी में है। फॉरेन जजमेंट्स में बी यूज्ड बाय जजेस टू हेल्प देम डिटरमाइन मीनिंग ऑफ लॉ, हाउएवर फॉर इंडियन कोर्ट्स दे आर नॉट बाइंडिंग। तो फॉरेन जजमेंट्स का इस्तेमाल जजेस के द्वारा किया जा सकता है किसी भी कानून के अर्थ को समझने के लिए, किसी भी कानून के निर्वचन के लिए। हालांकि भारतीय कोर्ट, इंडियन कोर्ट्स बाइंडिंग नहीं है इस बारे में। व्हेन टू यूज़ फॉरेन जजमेंट, इन फॉरेन जजमेंट्स को हम कब इस्तेमाल करते हैं? तो व्हेन देयर इज़ नो डोमेस्टिक लॉ ऑन द सब्जेक्ट। अगर भारत में ही उस पर्टिकुलर मुद्दे पर कोई कानून नहीं है तो फिर हम फॉरेन जजमेंट को कंसल्ट कर सकते हैं। व्हेन जुरिस्प्रूडेंस ऑफ बोथ द कंट्रीज़ आर सेम, अगर मान लीजिए दो देशों का जुरिस्प्रूडेंस जो लॉ का बेसिक्स है वो सेम है, तब भी हम कंसल्ट कर सकते हैं उस देश के कानून को। अ पॉलिटिकल सिस्टम एंड आइडियोलॉजी आर सेम, अगर मान लीजिए दो देशों का पॉलिटिकल सिस्टम और आइडियोलॉजी भी सेम है तब भी कंसल्ट किया जा सकता है। व्हेन इंडियन कोर्ट बिलीव्स दैट फॉरेन कोर्ट डिसीजन इज़ नॉट आर्बिट्ररी, अगर भारतीय कोर्ट को ये लगता है, सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि भाई फॉरेन कोर्ट का जो जजमेंट है वो यूं ही नहीं दे दिया गया, उसका कोई एक ठोस आधार है, तो भी हमारे कोर्ट्स फॉरेन जजमेंट्स को कंसल्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ फॉरेन जजमेंट, इन द राइट टू प्राइवेसी केस जजेस रेफर टू फॉरेन जजमेंट। द राइट टू प्राइवेसी हमारे यहाँ का कॉन्सेप्ट नहीं था, ये फॉरेन लॉ से ही आया है, इसलिए इसको फॉरेन जजमेंट से ही कंक्लूड किया जाता है। इसके राइट टू प्राइवेसी अभी भी हमारे यहाँ ये नहीं है। इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, 9 जजेस की बेंच ने ये फैसला दिया था कि राइट टू प्राइवेसी केस में जब फॉरेन जजमेंट्स को कंसल्ट किया गया था, क्योंकि प्राइवेसी को लेकर के भारत में कोई कानून उस समय था नहीं। केस लॉ में जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी रिटायर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस लैंडमार्क है, वेयर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश द राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट। द जजेस extensively referenced foreign judgments, especially from USA, to support their decisions and understand the concept of privacy in global context. तो जजेस ने राइट टू प्राइवेसी, जो कि एक फंडामेंटल राइट है, अब इसको समझने के लिए बहुत सारे फॉरेन जजमेंट्स को कंसल्ट किया था, स्पेशली USA के, ताकि इस कॉन्सेप्ट को समझा जा सके ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में।
दिस केस चैलेंज्ड द गवर्नमेंट प्रपोज्ड स्कीम ऑफ फॉर अ मैंडेटरी बायोमेट्रिक आइडेंटिटी कार्ड, जिसको आज हम आधार कार्ड कहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक समय आधार कार्ड का हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उन्होंने ही विरोध किया था, केस लड़ा था, विच रेज कंसर्न अबाउट द प्राइवेसी वायलेशंस। तो उन्होंने कहा था कि बायोमेट्रिक्स अगर आप किसी भी व्यक्ति का ले लेते हैं तो उसकी प्राइवेसी का हनन है। आप इंटरनेट पे उसी की आइडेंटिटी का एक और फॉर्ज व्यक्ति खड़ा कर सकते हैं। तो दिस केस इज़ इंटरेस्टिंग टू रीड, आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा। इसी तरह से दूसरा केस है इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का, जिसमें CJI दीपक मिश्रा जी ने 5 जज की बेंच के द्वारा ये डिक्लेयर किया था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था कि सबरीमला टेम्पल कस्टम्स ऑफ प्रोहिबिटिंग वुमेन इन देयर मेंस्ट्रुएटिंग ईयर्स फॉर एंटरिंग इनटू सैंक्टम। तो सबरीमला टेम्पल में मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन्स को एंट्री डिसअलाउड थी। इस बात को अनकॉन्स्टिट्यूशनल इस केस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट केस नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का है, जो कि हिस्टोरिक जजमेंट है LGBTQ कम्युनिटी का। 5 जज की बेंच थी इसमें। यूनानिमसली उन्होंने स्टक डाउन किया था सेक्शन 377 ऑफ IPC 1860 का, टू एक्सटेंड दैट इट क्रिमिनलाइज्ड सेम सेक्स रिलेशनशिप बिटवीन द कंसेंटिंग एडल्ट्स। इट वॉज अ विक्टोरियन लॉ। उन्होंने कहा कि ये एक विक्टोरियन लॉ है दैट क्रिमिनलाइज्ड सेम सेक्सुअल एक्टिविटी। तो नास फाउंडेशन था जिसने चैलेंज किया था कोर्ट इन सेक्शंस को 377 अंडर आर्टिकल 14, 15, 19 और 21। तो इन कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स के तहत 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देने के लिए नास फाउंडेशन के द्वारा ये केस लड़ा गया था, जिसमें कि LGBT कम्युनिटी को सेम सेक्सुअल कंसेंटिंग मेंबर्स के रिलेशनशिप को वैधानिक ठहराया गया था। इट डिड नॉट क्रिमिनलाइज देयर रिलेशनशिप। तो दोस्तों, इसके साथ एक्सटर्नल एड टू इंटरप्रिटेशन का जो पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि वेरियस डॉक्ट्रिन्स रिलेटेड टू इंटरप्रिटेशन है। सो कीप स्टडिंग। बाय बाय फॉर नाउ।